उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति, राजनीतिक संगठन, विशाल राज्यों की स्थापना के साथ ही साथ इस युग में राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। अब वह जन या कबीले का नेता न होकर एक विस्तृत भूभाग का एक छत्र शासक होता था। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति संबंधित एक विवरण इस प्रकार मिलता है। देवताओं तथा असुरों में परस्पर युद्ध हुआ, जिसमें देवता पराजित हो गए। देवताओं ने विचार किया कि उनकी पराजय का कारण राजा का अभाव है, अतः उन्होंने राजा चुना तथा उनके नेतृत्व में युद्ध करते हुए असुरों पर विजय प्राप्त किया। इस विवरण से स्पष्ट है कि राजा का उदय सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुआ तथा सभी ने सहमति द्वारा उसका चुनाव किया। अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकाराट जैसे विशाल उपाधियां धारण करता था। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। राजसूय तथा अश्वमेध जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान कर सम्राट अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। ऐतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण में ऐसे सम्राटों की लंबी सूची मिलती है। राजा देवता का प्रतीक समझा जाता था। ब्राह्मणों तक को वह अपनी इच्छा अनुसार देश से निकलवा सकता था। सम्राट दंडधर होने के कारण स्वयं दंड से मुक्त था, परंतु व्यवहार में उसके अधिकारों पर कुछ अंकुश लगे होते थे। अभिषेक के समय वह धर्मानुकूल आचरण करने की प्रतिज्ञा करता था। सभा और समिति नामक संस्थाएं इस समय भी राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। राजा के निर्वाचन में भी जनता का हाथ होता था। अथर्ववेद के कुछ सूक्तों से पता चलता है कि राजा जनता की भक्ति और समर्थन प्राप्त करने के लिए सदा लालायित रहते थे। कुछ मंत्रों से पता चलता है कि अन्यायी राजाओं को प्रजा दंड दे सकती थी तथा उसे राज्य से बहिष्कृत करने का अधिकार उसे था। पदच्युत राजाओं द्वारा पुनः अपना राज्य एवं ऐश्वर्य प्राप्त किए जाने के लिए भी उल्लेख प्राप्त होते हैं। इस अवसर पर होने वाले विशेष संस्कारों का उल्लेख मिलता है। राजा को सैनिक तथा न्याय संबंधी कार्य मुख्य रूप से करने होते थे। युद्धों में वह सेना का संचालन करता था तथा शांति के समय प्रजा की शत्रुओं से रक्षा करता था। वह प्रधान दंडधर था, जिसके हाथ में दंड देने की सर्वोच्च शक्ति निहित थी। यजुर्वेद की संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में राज्य के कुछ उच्च पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें रत्नी कहा जाता था तथा ये राज परिषद के सदस्य थे। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री, विभागाध्यक्ष एवं दरबारीगण आते थे। इनकी प्रथम श्रेणी में राजा की पटरानी और प्रिय रानी थी, क्योंकि इनका नाम संहिताओं में मिलता है। पुरोहित का भी नाम सर्वत्र रत्नियों की सूची में मिलता है। विभागाध्यक्षों में सेनानी, सेनापति, सूत, रथ सेना नायक, ग्रामीण गांव का मुखिया, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष तथा भागधुक के नाम से मिलते हैं। दरबारी श्रेष्ठ श्रेणी के छता, अश्वस अथवा धुत क्रीड़ा में राजा के साथी पालागल आदि सम्मिलित हैं। शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोविंद कर्तन तथा तच्छा तथा रथकार के नाम भी रत्नानियों की सूची में मिलते हैं। रत्नियों का प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। ज्ञात होता है कि राजसूय यज्ञ के समय राजा स्वयं रत्नियों के घर जाता था तथा उन्हें रत्न बलि प्रदान करता था।
तैत्तिरीय ब्राह्मण में तो यहाँ तक उल्लेख है कि राजा को राज्य प्रदान करने वाले रत्नी ही होते हैं। इसके अतिरिक्त स्थापित एवं शतपथ नामक 2 प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं जो रत्नी नहीं थे। स्थापित सीमांत प्रदेश का प्रशासन अथवा न्यायाधिकारी था। शतपथ संभवतः 100 ग्रामों का समूह का अधिकारी होता था। उत्तर वैदिक युग में सभा और समिति के अधिकारों में भी पर्याप्त वृद्धि हो गई। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इन दोनों संस्थाओं के स्वरूप के विषय में विवाद है। लुडविक का विचार है कि सभा उच्च सदन अपर हाउस थी जिसमें पुरोहित तथा कुलीन लोग भाग लेते थे। इसके विपरीत समिति निम्न सदन लोअर हाउस थी जिसमें सामान्य जन के प्रतिनिधि बैठते थे। जीमर का मत है कि सभा ग्राम की संस्था थी तथा समिति संपूर्ण जन की केंद्रीय समिति होती थी। हिलवांट के मतानुसार समिति संस्था थी जबकि सभा उसकी बैठक स्थल थी। के.पी. जायसवाल का विचार है कि समिति राष्ट्रीय संस्था थी जबकि सभा उसकी अस्थायी समिति होती थी। अल्तेकर के अनुसार सभा प्रायः ग्राम सभा संस्था थी। उसमें सामाजिक तथा राजनीतिक दोनों विषयों पर विचार किया जाता था। सभा में बहुमत से निर्णय लिए जाते थे। यह सामान्य न्यायालय का ही कार्य करती थी। समिति का स्वरूप केंद्रीय शासन की व्यवस्थापिका सभा के समान था। यह सभा से बड़ी जनता की संसद होती थी। केंद्रीय शासन और सेना पर समिति का बहुत अधिक प्रभाव था। समिति के समर्थन पर ही राजा का भविष्य निर्भर करता था। समिति के विरुद्ध हो जाने पर राजा की स्थिति संकटपूर्ण हो जाती थी। किंतु इसकी रचना एवं कार्य पद्धति के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। संभव है कि इसका स्वरूप एवं कार्य पद्धति गण राज्यों की केंद्रीय समितियों जैसा ही रहा हो जिसमें सैनिक एवं कुलीन वर्ग के प्रमुख व्यक्ति भाग लेते थे। संहिता और ब्राह्मण काल तक आते आते समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। सभा और समिति के साथ साथ हमें विदथ नामक एक अन्य संस्था का भी उल्लेख मिलता है। अल्तेकर महोदय इसकी उत्पत्ति विधि जानना से लगाते हुए इसे विद्वानों की परिषद बताते हैं जहां धार्मिक और दार्शनिक प्रश्नों पर विचार विमर्श होता था। प्रशासन में यह भाग नहीं लेती थी। इसके विपरीत R.S. शर्मा इसे आर्यों की प्राचीनतम जनसभा मानते हैं। उनके अनुसार इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही भाग लेते थे तथा यह सभी प्रकार के कार्यों आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक आदि को संपन्न करती थी। अपनी सेवाओं के बदले राजा को अपनी प्रजा के कर तथा सेवा प्राप्त करने का अधिकार था। प्रारंभ में यह भेंट उपहारादि के रूप में ऐच्छिक था किंतु धीरे धीरे इसने नियमित कर बलि का रूप प्राप्त कर लिया। करों का बोझ मुख्यतः कृषकों, व्यापारियों, कलाकारों, शिल्पियों आदि पर ही पड़ता था। ब्राह्मण तथा राजन क्षत्रिय वर्ग के लोग अधिकांश राजकीय करों में से